मैरिजेस यानी कि शादियाँ ह्यूमन सोसाइटी में कब आई, इस बारे में सोशोलॉजिस्ट कोई ठीक तरह से नहीं बता पाए, पर वो ये तो कहते हैं कि इंसान ने जब फार्मिंग यानी कि खेती करना शुरू नहीं किया था तब वो जंगल में भटका करता था, लड़ता भिड़ता था, मरता था, शिकार करता था, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। मेल और फीमेल साथ में तो रहा करते थे, उनके बच्चे भी होते थे, लेकिन कौन किसका बच्चा है, कौन किसको मैच करता है, ये बात कभी डिसाइड हो नहीं पाई। जाहिर सी बात है, कैसे डिसाइड होगी भाई? आप जंगल जंगल भटकते फिरते हो, आप आगे चल के जिंदा रहोगे नहीं रहोगे आप नहीं जानते हो। तो लाइफ उसी तरह से चलती थी। फिर एक वक्त आ गया जब आपने फार्मिंग यानी कि खेती को ढूंढ कर निकाला, करना शुरू किया, गांव बन गए, ह्यूमन सोसाइटी बस गई। अब यहाँ से रूल्स भी बन गए। भाई आप एक जगह रहते हो, एक गांव में रहते हो, तो आपको रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तब रूल्स बन गए, तय हो गया कि भाई इस तरह की शादियां हुआ करेगी, इस तरह की फैमिली हुआ करेगी, ये सारा कुछ सिस्टम आ गया। वक्त आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके फिर बादशाहत, एम्पायर, ये सारे कुछ आने लगे, बड़े बड़े राजा होने लगे, और यहीं से शादियों में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल होने लगा। आपने कई बार सुना होगा कि फलाने राजा ने दूसरे राजा से दोस्ती करने के लिए उसके बेटी से शादी कर ली थी। ये होता था। इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एक रोमन एम्पायर में मिलता है। जूलियस सीजर, इन्होंने अपने राजकाज को बड़े अच्छी तरह से फैलाया था अपनी तलवार के भरोसे। जब उनकी मौत हुई तब उनका कोई बेटा इस लायक नहीं बन पाया था कि वो पावर में आ जाता, तब उनका भतीजा ऑगस्टस सीजर ये पावर में आया और एम्परर बन गया। अगस्टस सीजर ने पब्लिक को एजुकेटेड किया, काफ़ी उसका इम्प्रूवमेंट किया किंगडम का। लेकिन आगे चल के जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो उनको फिक्र होने लगी कि भाई उनके बाद में कौन पावर में आएगा, क्योंकि उनकी बेटी थी जूलिया, जिसकी उन्होंने शादी करवाई थी। उम्मीद कर रहे थे कि उनका दामाद पावर में आएगा, लेकिन एक लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। अब क्या किया जाए? उनकी नज़र पड़ी टिबेरियस पर। टिबेरियस एक बड़े अच्छे इंसान थे, अच्छे वॉरियर यानी कि लड़ने वाले थे, और राजकाज अच्छी तरह से चला सकते थे। अब उनको राजा बनाना है, शादी जूलिया से करवानी है। लेकिन मुश्किल ये थी कि टिबेरियस की शादी पहले से ही क्लॉडिया नाम की एक लड़की से हो चुकी थी, बल्कि वो क्लॉडिया से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उससे शादी की थी। मुसीबत जूलिया के साथ भी थी। जूलिया के जो हस्बैंड जिनकी मौत हुई थी, जूलिया का उनसे भी लव मैरिज ही था, उनसे वो पहले प्यार किया करती थी। मगर अगस्टस साहब ने अपने चालों को ठीक से चला और क्लॉडिया को टिबेरियस से अलग करवाया, और फिर उनकी शादी जूलिया से करवा दी। खैर उनकी चालें एकदम सही साबित हुई, क्योंकि उनके बाद में टिबेरियस न सिर्फ एम्परर बने, बल्कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उस राजकाज को चलाया, और उसके बाद में जूलिया के बेटे ने टिबेरियस के बाद में चलाया। तो एक बात तो तय थी कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो एकदम सही साबित हुआ, और रोमन एम्पायर उसके बाद भी ठीक तरह से चलता रहा। अब देखिए, सोशोलॉजिस्ट जब बैठते हैं और इन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो ये होता है कि वो दोनों ही फीमेल्स यानी कि जूलिया और क्लॉडिया, इनके फेवर में अपना डिसीजन देते हैं या अपने राय को रखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए साहब, जूलिया का पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको तो प्यार किया करती थी, भूल भी नहीं पाई कि उसकी दूसरी शादी करवा दी गई, बेचारी ने कितनी सेक्रीफाइस की होगी। दूसरी तरफ क्लॉडिया के बारे में भी लोग कहते थे कि देखिए साहब, वो उनसे प्यार किया करती थी टिबेरियस से, और उसको अलग कर दिया गया। कभी भी किसी हिस्टोरियन या सोशोलॉजिस्ट ने ये नहीं कहा कि टिबेरियस ने भी सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि क्लॉडिया को तो प्यार करता था और जूलिया को चाहता था कि नहीं चाहता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इस बारे में कोई प्रूफ नहीं था। शादी करनी पड़ी, ज़िंदगी भर रहना पड़ा, राजकाज भी संभालना पड़ा। तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, इस बारे में कभी किसी ने कोई बात नहीं की थी। खैर इसके बाद में एक तरह से दस्तूर ही बनता चला गया। जब भी कभी इस तरह की शादियाँ हुई है, शादी ब्याह हुए हैं, तो अक्सर यही हुआ है कि फ़ीमेल ने उसके लिए क्या सेक्रीफाइस किया, इस बारे में अक्सर बोला गया। लेकिन मेल्स के बारे में आम तौर पे इस तरह की बातों पर कभी भी गौर नहीं किया गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। ये तकरीबन कुछ 1970-75 के आसपास की बात है। कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। यहाँ पर रहा करते हैं एग्नस साहब। बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, और उनका एक बेटा है टिमोथी। एग्नस साहब बड़े रिलीजियस नेचर के हैं, तो जब उनकी वाइफ की डेथ हुई, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। अब जाहिर सी बात थी कि वो बिजनेस में हमेशा बिजी रहा करते,
तो बेटा स्कूल में जाए, वहाँ ठीक से पढ़ लिख ले, वहाँ की जो टीचर्स थे उस पर ख्याल दे। इन सब बातों का उन्होंने ख्याल रखा। आगे चल के ये हुआ कि जब टिमोथी ने कुछ हायर क्लासेस में एडमिशन ली तो वहाँ पर एक लिटरेचर की टीचर थी। उससे बड़े इंप्रेस हो गए टिमोथी, हमेशा उसके साथ बैठे रहते, हमेशा उससे पढ़ते रहते। वो भी इनको सही अच्छे रास्ते पर डाला करती, उनको सही अच्छी बातें सिखाती। ऐसे कभी भी नहीं हुआ था कि टिमोथी किसी गलत रास्ते पे गए हों। ये देख के एग्नस साहब बड़े खुश हुए कि भाई टिमोथी एकदम सही रास्ते पे जा रहा है। मुसीबत तब खड़ी हुई जब टिमोथी की शादी की बात आई और टिमोथी ने शादी से साफ ही इनकार कर दिया। अब यहाँ पर परेशानी हो गई। ऐसा क्यों? उन्होंने उस टीचर से कंसल्ट किया। टीचर ने कहा कि देखिए साहब, वो लिटरेचर को दिन रात पढ़ता रहता है, उसमें वो रिसर्च करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि रिसर्च स्कॉलर शादी ब्याह नहीं करते, लेकिन आमतौर पे उनकी ज़िंदगी में शादी के लिए जगह नहीं होती, दिन रात किताबों में बिजी रहते हैं। अगर शादी कर ले तो उसकी भी और उसके वाइफ की भी, दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो एग्नस साहब ने टीचर से कहा कि इससे कैसे काम चलेगा, मेरे बाद इस ज़मीन जायदाद को चलाने वाला तो यही रहेगा। दूसरा ये है कि मेरे एंसेस्टर्स ने, यानी कि मेरे पहले वाले लोगों ने, मेरे बाप दादा परदादाओं ने जो विल बनाकर रखी है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी इस तरह से इस रास्ते पे जाता है, ट्रेडिशन को छोड़कर शादी ब्याह नहीं करता है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है चैरिटी में चली जाएगी। आप क्या चाहती कि इस तरह से हो जाए? तो टीचर ने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि आप टिमोथी को किस तरह से समझाइए। अब टीचर ने टिमोथी को समझाया। टिमोथी से कहा कि देखो टिमोथी, जिंदगी ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बगैर नहीं चल सकती, एजुकेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन साथ साथ पैसे भी चाहिए होते हैं। भाई तुम्हारे फादर सही कहते हैं, जिस तरह से तुम रिसर्च का काम करते हो, बुक्स पढ़ते हो, लिटरेचर के आगे पीछे लाइब्रेरीज में जाते रहते हो, ये काम तो बहुत सारे स्कॉलर्स करते हैं और किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा तो बहुत ही है, एक थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, शादी कर लो। कम से कम वो जो विल है वो हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी फेवर में तो रहेगी ही। उसके बाद में रिसर्च करते रहना, मत देना अपने वाइफ को इतना टाइम। भाई उसके पास भी पैसा रहेगा, वो भी खुश रहेगी, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे, बदनामी से बच जाओगे, वरना तुम्हारे नाम से तो बहुत बात फैलेगी। अब देखिए, मैंने कहा कि 1975 की बात थी। उन दिनों इस तरह से ओपन रिलेशनशिप या फिर बैचलर रहना या अकेला रहना, ये सब तो इतना प्रीवैलेंट नहीं हुआ था सोसाइटी में, इसको बुरी नज़रों से ही देखा जाता था। खैर टीचर ने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, किसी तरह से टिमोथी को समझाया। अब एक तरफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन लड़की कहाँ से लाई जाए? भाई प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में इस बात को तो सब लोग जानते थे कि टिमोथी एग्नस का बेटा है और शादी ब्याह में इंटरेस्टेड नहीं है, दिन रात बुक्स पढ़ता रहता है। ऐसे में कौन अपनी लड़की दे और अपनी ज़िंदगी ख़राब करवाए? खैर टिमोथी ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला। वहीं से कुछ दूरी पर, मतलब प्रिंस आइलैंड के बाहर में कहीं, उनके एक दोस्त रहा करते थे जिनका नाम कि बॉब था। बॉब ने कभी इनसे बहुत सारे पैसे लिए थे, वापस नहीं कर पाए थे, इन्होंने कभी मांगे भी नहीं थे। बॉब इनके पक्के दोस्त थे, कहा भाई तुमने अगर पैसे रखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बॉब के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो भाई टिमोथी की शादी करवानी है, दिन रात ये बुक्स में बिजी रहता है, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी है लिलियन, अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर में डॉक्टर इन लॉ बन के आए और टिमोथी से शादी कर ले। खैर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि ये बात लिलियन के मर्जी के खिलाफ हो, तो भाई हम लोग एक मीटिंग रखते हैं और ये बात को तय कर लेते। तो पहले तो कुछ ऐसे हुआ कि एक मीटिंग के अंदर में पहले तो दोनों बैठे, बॉब और एग्नस, उनकी बातें हुई, बाद में लिलियन को उसमें इंक्लूड कर दिया गया, उसको समझा दिया गया, और फिर टिमोथी को बुलाया गया और फिर उसको भी समझा दिया गया। और इस तरह से टिमोथी और लिलियन दोनों ही एग्नस और बॉब के प्रेजेंस में इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए कि वो शादी कर लेंगे। अब उसके बाद में उन्होंने फिर कहा एग्नस ने कि मैं कुछ बातें इससे अकेले में करना चाहता हूँ लिलियन से। तो लिलियन से उन्होंने कहा कि देखो लिलियन, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई है, पर सच तो ये कि तुम्हारी फादर की और मेरी दोनों की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हम लोग कुछ इनक्यूरेबल डिसीज़ है, उम्र है, होता है ऐसा, तो हम लोग बहुत वक्त तक तुम्हारे साथ में रह नहीं पाएंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए, क्योंकि ये लड़का जो है टिमोथी, ये हमेशा बुक्स वगैरह पढ़ने में बिजी रहता है और तुमको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं एक लॉयर को, एक सॉलिसिटर को यहाँ पर अपॉइंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम की फ्लेमिंग है। भाई तुम उसको जानती भी हो और तुम्हारे फादर ने उसको नाम भी सजेस्ट किया है, तो फ्लेमिंग को मैं अपॉइंट करने जा रहा हूँ। वो इस सारी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, तुम्हें पैसों की तंगी नहीं होगी, मगर इससे ये होगा
कि लापरवाही में जो प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ लुट सकती है, बर्बाद हो सकती है, वो होने से बच जाएगी। तो ये मैं तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी करके या कोई बंदिश बोलकर नहीं डाल रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए। भाई जाहिर सी बात है, मेरे बाप दादा परदादाओं ने इस प्रॉपर्टी की हिफाजत इस तरह से की थी, अब नालायकी में मेरा बेटा इस प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। तो लिलियन चुप रही, उसने कहा कि ठीक है। खैर अब वो शादी हो गई। अब फ्लेमिंग के बारे में एक बात मशहूर थी, मशहूर तो खैर नहीं थी, लेकिन इस बारे में गुहाट थी कि फ्लेमिंग को तो एग्नस साहब भी पहले से ही जानते थे। दरअसल हुआ ये था, अब ये 1975-80s की बात थी, तो फ्लेमिंग को कुछ किडनी का ट्रबल था। अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट का सिस्टम आ गया था 1955 से ही, लेकिन फिर भी 70 या 80 तक भी आते आते ये काफ़ी खर्चीला काम था और बड़ा रिस्की भी था। तो एग्नस साहब ने काफ़ी सारे पैसे खर्च करके फ्लेमिंग के ऊपर में इस किडनी ट्रांसप्लांट को करवाया था, उसकी जान बचाई थी। बदले में फ्लेमिंग ने यह कसम खाई थी कि वो इनके प्रॉपर्टी की हिफाजत उम्र भर करता रहेगा, अपनी कोई फैमिली उसकी नहीं होगी, उसके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होगा, और वो ये है कि एग्नस साहब की प्रॉपर्टी को ठीक से संभाले। ना कभी वो रिज़ाइन करके जाएगा, ना किसी और ऑफर को वो एक्सेप्ट करेगा। और उसने इस बात को माना भी और इस काम को उसने किया भी। खैर शादी हो गई, वक्त आगे निकलने लगा। जैसा कि बताया गया था एग्नस साहब के थ्रू कि भाई उनकी सेहत खराब होने वाली है, और बॉब की भी। तो दोनों ही फादर्स की, मतलब कि लिलियन के फादर और टिमोथी के फादर की डेथ हो गई। अब लिलियन उस घर में जिसका नाम की विला था अकेली रह गई। यहाँ आके लिलियन ने कुछ बात को नोट किया। पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी पे कंट्रोल पूरी तरह से फ्लेमिंग का है, उसके मर्जी के बगैर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता। हालांकि वो पूरा डिसीजन प्रॉपर्टी के फेवर में लेता है, अपने ऊपर भी पैसे खर्च नहीं करता है, सारा वक्त तो प्रॉपर्टी की देखभाल में दौड़ भाग करते हुए बिजी होता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, टिमोथी दिन रात किताबें पढ़ने में बिजी रहता है। विला जहाँ पर कि लिलियन रहती है वहाँ वो कभी कभार ही आता है, हफ्ते में शायद एक आध बार कुछ वक्त बैठता है और वापस वो चैम्बर नाम की जगह पर चला जाता है, जो विला से बस थोड़ी ही दूरी पर है। एक बड़ा सा गोल साइज का ऊंचा सा एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें दरवाजे खिड़कियां कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ उसकी लाइब्रेरी है, वहीं वो पढ़ता है। बड़े बड़े लोग आते हैं जिनका लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, वहाँ मिलते हैं। फिर वहीं से वो कहीं कॉन्फ्रेंस में या बाकी जगह पर जाता है जहाँ उसके रिसर्च पेपर वगैरह पढ़े जाते हैं। जब भी कभी फ्लेमिंग पैसों का हिसाब देने आता है या फिर पैसे वगैरह लेकर आता है, तो उसी चैम्बर में एक सेफ लॉकर बड़ा सा रखा हुआ है, वो पैसे उसमें रख देता है। कभी उसका हिसाब नहीं रखता, कभी उसको जांचता पड़तालता नहीं है। फ्लेमिंग ही हमेशा उन पैसों को निकाल कर ले जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर वो उसको सारा हिसाब किताब ला कर देते हैं। शायद किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो चेक करवा लेता होगा, मगर उसको तो वैसे ही रखता है। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात ये कि ठीक है, टिमोथी किताबों में बिजी रहता, उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से लिलियन की ज़िंदगी से अलग थी, लेकिन उसने लिलियन को ये आज़ादी दे रखी थी कि वो जो भी पैसा चाहे वो खर्च कर सकती है अपने ऊपर में। ऐसा नहीं कि कैसा भी खर्च कर ले, जो ज़रूरी होगा वो, चाहे टूर कर ले, चाहे अपने दोस्तों की पार्टी को कर ले, चाहे जिससे जाके मिल ले, उसको इस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन उसको तंग न करे, क्योंकि उसको फोकस के साथ काम करना होता है। तो लिबरल तो वो था, लेकिन अपने बारे में थोड़ा वो स्ट्रिक्ट भी था कि उसके काम काज में उसको दखल न दी जाए, खास करके वो चैम्बर में बिल्कुल ना आए, विला में ही रहे। और इससे चौथी बात अपने आप ही लिलियन के सामने में आ गई, वो ये कि यहाँ आने के बाद में अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नीरस हो गई है, ब्लैंक हो गई है। हस्बैंड से प्यार मिलेगा, वक्त मिलेगा, इसकी उम्मीद तो थी ही नहीं। फैमिली आगे बढ़ेगी, इसकी उम्मीद भी नहीं थी। भाई कोई एक बच्चा वगैरह हो जाता तो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को काट लेती, उसकी उम्मीद भी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी थी वो बहुत पीछे छोड़ आई थी, क्योंकि पढ़ाई उसको बीच में छोड़ देनी पड़ी थी इस शादी के चक्कर में। अब यहाँ पर आई है, ज़िंदगी कुछ और तरह की है। भाई ज़िंदगी कहाँ से तलाशे, क्या करे, तो इस चक्कर में वो थी। तो ऐसे ही वो एक दिन किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए सोच विचार कर रही थी, तो उसको एक शख्स दिखाई पड़े। उसको लगा इनको शायद वो जानती है। उसने वेटर को बुलाया, वेटर से कहा कि देखिए वो साहब जो बैठे हैं उनसे आप पूछ कर आइए, अगर तो वो जस्टिन है तो उनको यहाँ ले आइए, मैं उनसे बात करना चाहूँगी। तो वेटर ने अपने उनकी बताई हुई बात को पूरा किया और वो इनके सामने आके बैठ गए। वो जस्टिन ही निकले। तो जस्टिन ने कहा, लिलियन तुम इतनी फॉर्मल कब से हो गई? अरे भाई तुम मुझे यूनिवर्सिटी के वक्त से जानती हो, हम तुमने कुछ वक्त साथ में भी बिताया है। और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
फिर लड़के तो ऐसे भी कहा करते थे कि भाई तुम मुझ पर अपनी जान छिड़कती हो, हालांकि मैंने इस बात को कभी नहीं माना। उन्होंने कहा पर मैंने बाद में सुना है कि तुम्हारी शादी तो बड़ी अच्छी जगह पर हो गई, तो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो खैर लिलियन ने कहा कि मेरे बारे में बात में सुनना, पहले अपने बारे में बताओ, तुम इतने दिनों के बाद मिले हो, भाई यूनिवर्सिटी में तुम काफ़ी चाक चौबंद, काफ़ी स्टाइलिश रहा करते थे, अब ये क्या है? तुमने कैसे कपड़े पहन रखे, बाल वगैरह ठीक से कटवाए नहीं है, तुमने शेविंग वगैरह नहीं बनाई हुई है, बड़े परेशान से लग रहे हो। तो अब तक के जो जस्टिन हंस रहे थे उनका चेहरा एकदम से उदास हो गया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने ये बात कभी यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं बताई, पर सच तो ये था कि मेरे फादर की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी। मेरे अंकल थे, वो भी स्टेप अंकल थे, सौतेले चाचा, उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया था। हमारी लॉकर यानी कि सेफ, तिजोरी बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, वो हम लोग चलाया करते थे। अब मेरे अंकल उसमें पार्टनर ज़रूर थे, लेकिन जो विल थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि अंकल की मर्जी के बगैर मैं उसमें कोई चेंजेस तो नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैं उस लॉकर के काम में इंटरेस्टेड नहीं था। बहरहाल एक दिन ऐसे हुआ कि फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, मेरे सर पे चोट आई, मुझे मेंटल असाइलम में रखा गया। पागल तो मैं नहीं हुआ, मेरे दिमाग पे उसका असर हुआ। 6 महीना मैं वहाँ रहा। लौट के जब मैं बाहर निकल कर आया तब तक अंकल सारी प्रॉपर्टी को बेच चुके थे, यहाँ से वो यूएस जा चुके थे और ये इंतज़ाम कर दिया था कि मैं मेंटल असाइलम में ही रहूँ। अब इससे कैसे काम चले? अब अगर मुझे अंकल को ढूंढना है, उनको स्यू करना है, उन पर मुकदमा चलाना है यूएस में, उसके लिए पैसे चाहिए थे, वो मेरे पास थे नहीं। यहाँ मैंने मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। काम ढूंढने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। कहा गया कि भाई मेंटल असाइलम से निकला हुआ पागल हूँ, मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। तो अब मैं इस तरह के कामों को ढूंढता रहा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया था, यहाँ मैं आया, लेकिन शायद किसी ने इस बात को यहाँ पर मेरे से पहले पहुँचा दिया कि मैं मेंटल असाइलम से निकल कर आया हूँ। तो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि साहब ये चेक है आपके जाने आने का खर्च, आपने जो वक्त दिया उसका पैसा, लेकिन आपका इंटरव्यू हम नहीं ले सकते, ना अब हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं, तो आपको वापस जाना होगा क्योंकि आप मेंटल असाइलम में रह के आए हैं। तो अब मैं यही सोच रहा था कि मैं कहाँ पर कौन सा जॉब देखूँ। तो लिली ने कहा इतनी सी बात है, अरे ये तो ठीक है ना, मेरा अपना प्रॉपर्टी है बहुत सारा, ठीक है कि मैं मालकिन पूरी तरह से नहीं हूँ, मेरा मैनेजर उसको संभालता है जिसका नाम फ्लेमिंग है, मेरे हस्बैंड उसको देखते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैनेजर की वहाँ पे ज़रूरत तो ही जो भरोसे का हो, और मैं तुमको जानती हूँ, तुम भरोसे के हो, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा देती हूँ जॉब। खैर वो लेकर आई, फ्लेमिंग से इंटरव्यू करवा दिया। वैसे फ्लेमिंग भी थोड़ा बहुत जस्टिन को तो जानते ही थे, क्योंकि वो भी उसी यूनिवर्सिटी से निकले थे जहाँ से लिलियन और जस्टिन दोनों ही निकले थे। तो फ्लेमिंग को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मुश्किल आई टिमोथी की, जब उनसे इंटरव्यू करवाने की बारी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने वक्त निकाला, 2 मिनट पे बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अपॉइंट करो, रहने का इंतजाम करो, जो पेपर से मैं साइन कर देता हूँ। फ्लेमिंग ने पेपर बना के लाया, सैलरी डिसाइड कर ली, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर ली, और साथ में ये भी कह दिया कि इनको यहीं पे रहना पड़ेगा, इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। रहने का जस्टिन का इंतज़ाम कर दिया। अब जस्टिन उसके बाद में काम करने लगे। कोई मुश्किल काम नहीं था, सारे काम तो फ्लेमिंग ही करते, सारी सिस्टमेटिक थी। इनका काम सिर्फ यही था कि अलग अलग जगह पर जाएँ, उनको देखें प्रॉपर्टी को ठीक तरह से, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी रिपोर्ट फ्लेमिंग को कर दें, फ्लेमिंग इंतज़ाम कर लें उसका। अब यहाँ पे दूसरी बात ये भी हुई कि अब तक के लिलियन की ज़िंदगी जो सूनी थी, जिसमें कि कोई बातचीत करने वाला नहीं, किसी अपने दुख दर्द की बात वो कह ना सके, वहाँ जस्टिन आ गए थे। जस्टिन के साथ वो काफ़ी वक्त बिताती, उनसे बहुत सारी बातें करती, अपनी सारी बातें उनको बताती, उनकी राय लेती। उसका ज़्यादातर वक्त जस्टिन के साथ बीतता। टिमोथी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने तो पहले कह रखा था कि तुम किसी के साथ वक्त बिताओ, बस मुझे तंग नहीं करो। और रही फ्लेमिंग की बात, तो फ्लेमिंग को उससे भी परेशानी नहीं थी। वैसे भी देखा जाए तो वो उनकी मालकिन थी, और दूसरा है कि फ्लेमिंग इन बातों पर ख्याल न दे। उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा था, किसी तरह से उस प्रॉपर्टी को ठीक ठाक रखना है। आखिर वो विल के पेपर में साफ लिखा था, जो भी नफ़ा नुकसान फ़ायदा वगैरह होगा, सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लेमिंग पर ही रहेगी। तो फ्लेमिंग उसी काम को दिल लगा के करते रहते। लेकिन साथ साथ जस्टिन ने यह भी नोटिस किया कि लिलियन की ज़िंदगी अभी इस तरह से बड़ी खामोश और बड़ी उदास सी है। खैर कुछ वक्त आगे निकला, एक दिन वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन रखा ही था कि फ़ोन की बेल दोबारा बजी। उन्होंने फ़ोन को उठाया, कुछ बोल नहीं जा रहे थे कि फ़ोन पर पता चला कि दूसरी तरफ से लिलियन किसी से बात कर रही है। कोई उससे पूछ रहा था पैसों के लिए, तो लिलियन ने कहा कि पैसे अभी नहीं मिल सकते, वक्त इसके लिए लगेगा, क्योंकि टिमोथी तो ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग को अगर मनवाना है तो उसको वजह बतानी पड़ेगी, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए। खैर दूसरी तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया।
जब उस कमरे में गए तो देखा तो लिलियन वहाँ सुबक रही थी। उन्होंने कहा कि क्या बात है। लिलियन ने पहले कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने बहुत ज़ोर डाला तो लिलियन ने बताना शुरू किया कि बात तो शर्म की है मगर सच है। मेरे फादर पैदाइशी गरीब थे, आगे भी वैसे ही रहे। कोई काम धाम ठीक से उन्होंने किया नहीं, न पैसा उनके पास कभी तरीके से आया। एग्नेस से ही वो सारे पैसे वगैरह लेकर अपना खर्च चलाते रहे। अब उनके 2 बच्चे थे जुड़वा, एक तो थी मैं और दूसरी थी रोज़ी। माँ की मौत तो हमारी डिलीवरी के वक्त ही हो गई थी। अब ऐसे में बच्चों को पालने की तकलीफ थी, तो मैं तो फादर के साथ रह गई। रोज़ी को उन्होंने किसी और को दे दिया, उसको वहाँ रख के पालने पोसने लगे। बाद में उनकी भी डेथ होगी, मगर तब तक रोज़ी की शादी हो चुकी थी। उसका हस्बैंड नकारा और नालायक है, कोई काम नहीं करता है। अब रोज़ी को कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए, उसके लिए चाहिए पैसे, उसके इलाज के लिए, और वो मुझसे पैसे मांग रहा है। मुश्किल तो ये है कि यहाँ पर टिमोथी को ये पता ही नहीं है कि मेरी कोई जुड़वा बहन भी है। कैसे बताया जाए? ये कोई बड़े प्राइड की बात तो नहीं है, कोई फ़ख्र की बात तो नहीं है कि भाई पैसे की तंगी की वजह से बहन को किसी और को दे दिया गया और उसको अब पैसों की ज़रूरत फिर पड़ रही है। तो इस बात को छिपाए रखना ज़रूरी है। अब अगर ये बात मैं अचानक ही कह देती हूँ तो मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। और फ्लेमिंग को तो तुम भी जानते हो, वो खुद के ऊपर ही पैसे खर्च नहीं करता है, मुझे कहाँ से देगा? तो मुझे पैसे चाहिए होंगे और ये ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ी की नहीं तो मौत हो जाएगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि तुम एक बार टिमोथी से बात करके देखो। तो उसने कहा टिमोथी मुझसे बाकी बातें नहीं करता, ये बात कहाँ से सुनेगा? और सुन भी लेगा तो कहेगा ठीक है भाई, फ्लेमिंग से कह लो, पैसे तुमको दे देगा। फ्लेमिंग डायरेक्ट मना नहीं करेगा, मगर टालता रहेगा, पैसे कैसे आएंगे? तो जस्टिन ने कहा कि देखो, ये वक्त थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का है। उन्होंने कहा कि एक बात तो तय है, तुम इस शादीशुदा ज़िंदगी में फंस गई हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे उससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। तो ये ज़िंदगी इस तरह से जीने का फ़ायदा क्या है? भाई हम एक ही बार ज़िंदगी जीते हैं, तो उसको तरीके से जिया जाए, पूरी ज़िंदगी जी जाए। तुम्हारा शादी करना नहीं करना एक ही तरह का है। कल को अगर तुम्हारी बहन की मौत हो जाती है तो उसका तुम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा तुम समझ सकती हो। तब ये पैसा कोई काम में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि तुमने अभी तक के विल को देखा नहीं है। आगे चल के मान लो ऐसे होता है कि टिमोथी की मौत हो जाती है, लेकिन विल में ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी की देखभाल अब भी फ्लेमिंग ही करता रहेगा, तब पैसों की तंगी तो ऐसे ही रहेगी, वो प्रॉब्लम भी आ जाएगी। और जैसे कि लोग कहा करते थे कि यूनिवर्सिटी में तुम मुझे पसंद किया करती थी, क्या तुम मुझे अब भी पसंद करती हो? इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा। तो लिलियन ने सर झुकाया, फिर अपना सर उसने हिला दिया। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम जिस तरह से मेरे साथ अपना वक्त बिता रही थी, मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा था। देखो भी हम यूँ करते हैं, उसके उस चैम्बर में, जो कि गोल सी इमारत है जिसमें खिड़कियां दरवाजे नहीं के बराबर है, वहाँ एक लॉकर, बड़ा सा सेफ रखा हुआ है। मुश्किल ये है कि उस सेफ में पहले कोड नंबर डालना होता है, उसके बाद में आप उसको चाबी से खोल सकते हो। चाबी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह की फैक्ट्री में काम किया है, मैं जानता हूँ उसको कैसे खोला जाए। लेकिन मुश्किल है कोड की। तुम किसी तरह से अगर ये कोड का पता कर लो तो मैं उस लॉकर को खोलकर पैसे निकालकर तुमको लाकर दे सकता हूँ, तुम्हारी बहन बच जाएगी। तो उसने कहा लेकिन पुलिस कंप्लेन होगी, पुलिस आएगी, इंक्वायरी करेगी और शायद तुमको गिरफ्तार भी करके ले जाएगी। उन्होंने कहा बस इसलिए मैंने सारी बातें तुमसे पहले कह दी है। तो मैं वहाँ से सारे ही पैसे निकाल कर ले आऊँगा, तो अपनी बहन को हेल्प कर देना। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, और आगे चलकर फिर कनाडा से भी हम कहीं और जाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, रहेंगे। वहाँ कनाडा के लॉ नहीं चलते, पैसे हमारे पास रहेंगे। सोसाइटी में जो भी बात होगी वो यहीं पर होगी, वहाँ तो नहीं होगी। वहाँ अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जीते रहेंगे। देखो भाई, तुम एक पूरी ज़िंदगी जियोगी, मेरे साथ जियोगी, पैसे भी रहेंगे। दूसरी बात ये कि इन पैसों का टिमोथी के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक सीज़न के पैसे, थोड़ा सा लॉस होगा, पैसे बाद में भी आ जाएंगे। वैसे भी पैसे वहाँ बेकार ही पड़े हुए हैं, वो तो अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता है, ना फ्लेमिंग अपने ऊपर खर्च करता है। तो इस तरह का अगर प्लान बनाया जाए तो इसमें क्या बुराई है? मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा मेरे साथ यहाँ से चलना और फिर मेरे साथ रहना, ये भी ज़रूरी है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोच लो, क्योंकि जितना तुम वक्त लगाओगी उतनी मुश्किल बढ़ती जाएगी। ये डिसीजन तब तुम लेना चाहो जब तुम्हारी बहन इस दुनिया से जा चुकी हो, जब पैसों पे पूरी तरह से फ्लेमिंग या टिमोथी का कंट्रोल हो, जब हम कुछ और काम को कर ही ना पाएँ, तब ये डिसीजन लेना बेकार है। तो उस पर लिलियन ने कहा लेकिन हम ये करेंगे कैसे? तो उसने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजर होने के नाते मैं जानता हूँ कि 2 दिन के बाद में टिमोथी को एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। कुछ वो 4 दिन कॉन्फ्रेंस में रहेगा, उसी बीच चोरी की जा सकती है। तुम किसी तरह से वो कोट लाकर मुझे दे दो। खैर लिलियन ने कहा ठीक है। उसने
बाद में टिमोथी से बात की, उससे कहा कि भाई कभी आप बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सेफ लॉकर तो वैसे ही बंद रहेगा, तो इसका कोड तो चाहिए रहेगा, चाबी तो खैर तुम यहाँ रखते हो, चाबी मुझे मिल जाएगी, बगैर कोड के वो चाबी बेकार है तो मैं खोलूँगी कैसे। अब टिमोथी तो सीधा आदमी था, उसको ये बात का शक भी नहीं हुआ, इसने पूछा, उसने बता दिया, उसने जाके कोड जस्टिन को दे दिया। जस्टिन ने मौके का फ़ायदा उठाया। 2 दिनों के बाद में, जबकि वहाँ पर टिमोथी नहीं था और फ्लेमिंग भी किसी काम से बाहर गया था, उसने सेफ को खोला, वहाँ से सारे पैसे निकाले, सेफ को वापस बंद किया। अब यहाँ से निकलना ज़रूरी था। पहले उसने कह रखा था लिलियन से कि विला में मत रहना, विला में रहोगी और भी नौकर चाकर रहेंगे, शक पड़ेगा। वहाँ से थोड़ी दूर पर कॉटेज नाम की एक जगह थी, जहाँ पर कि इनका पिकनिक स्पॉट जैसा था, जहाँ पर ये अपना टाइम बिताया करते थे। तो उसने कहा कि वहाँ जाके रहना, वहीं आके मैं तुमको मिलता हूँ। तो खैर वो सारा पैसा वैसा लेके कॉटेज में पहुँचे। देखा तो एक बड़ी सी चेयर थी, उसकी पीठ, उस पर पीठ किए हुए लिलियन बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पैसे लेकर आ गया। चेयर पलटी, उस पर लिलियन नहीं थी, वहाँ फ्लेमिंग बैठे थे। फ्लेमिंग ने इनको देख के कहा कि तुमको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसकी हरकतों पर नज़र भी रखते हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी नज़र पहले से ही थी, तुम क्या करने जा रहे हो मुझे पता था। टिमोथी ने तुम पे भरोसा कर लिया होगा, लिलियन ने तुम पे भरोसा कर लिया होगा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं था। इसकी वजह यह है कि तुम्हारे बैकग्राउंड में मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुमने यहाँ के झूठ बोला कि तुम मेंटल असाइलम में थे, तुम जेल में थे, तुमने चोरी की थी, तुमको 6 महीने की सज़ा हुई थी, और इसी बात पे नाराज़ होकर तुम्हारे अंकल ने तुमको डिसओन कर दिया था और यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो यूएस चले गए थे। और इस जेल जाने के वजह से, इस रिकॉर्ड के वजह से तुमको वहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली और यहाँ के एम्प्लॉयर ने भी तुमको इस तरह से मना कर दिया। अब देखो भाई, ये पैसे लेके तुम जा नहीं सकते, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। पहली बात तो ये है कि या तो तुम जेल जाओ, मैं पुलिस को कॉल कर लूँ, या फिर दूसरा चॉइस ये है कि तुम ये पैसे मेरे पास छोड़ जाओ, इसको वापस मैं लॉकर में ले आके रख दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हारा रेसिग्नेशन चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अपॉइंटमेंट में मेरा भी हाथ था, मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की बदनामी हो। और दूसरी बात ये कि कल को तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर खबर कर दो कि पैसे मैंने चुराए, मैं फंस जाऊँगा। तो रेसिग्नेशन लेटर पे साइन करोगे, यहाँ से तुम जा सकते हो, थोड़े पैसे मैं तुमको देता हूँ क्योंकि इतने वक्त तुमने कुछ काम किया है और तुम्हारा नुकसान भी ना हो। अब जस्टिन के पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने उसको समझाया, देखो जस्टिन, मैं समझता हूँ कि तुम लिलियन को प्यार करते थे, लेकिन बगैर पैसे के न तो तुम लिलियन से शादी करना चाहोगे, न लिलियन तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ जाना चाहेगी, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। और इन पैसों की हिफाजत करना मेरा काम है, मैंने कसम खाई है, ये काम तो मुझे करना ही होगा। खैर जस्टिन के पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने रेसिग्नेशन लेटर पर साइन किया, कुछ पैसे उनको दिए गए, लेकर वहाँ से वो चले गए। जब वो चले गए तो फ्लेमिंग ने आवाज़ देकर लिलियन को बुलाया। उन्होंने कहा कि लिलियन, तुमने बिल्कुल सही सोचा था। देखो भाई, तुम्हारी शादी टिमोथी से कैसे हुई, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैं तभी जान गया था, क्योंकि तुम्हारे फादर ने तुमसे कहा ज़रूर था, मगर तुम्हारा प्लान ये था कि तुमको यहाँ पर आकर इससे शादी कर कर इतने अमीर आदमी से इसके सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है। तुमने इसमें मुझे भी शामिल कर लिया क्योंकि मैं फाइनेंस और लॉ का एक्सपर्ट था। तो तुमने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि मेरी अपॉइंट यहाँ करवा दी जाएगी, मुझे यहाँ पर आना है और टिमोथी को कंट्रोल करना है। तो तुम्हारे प्लान के हिसाब से मैं भी यहाँ चला आया, एग्नस के साथ में रह कर काम किया और सारी चीज़ों को सीख लिया। धीरे धीरे करके हमने प्लान बनाया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि उस विल में ये साफ लिखा हुआ था, चाहे जो भी होगा प्रॉपर्टी हमेशा टिमोथी के नाम पर ही रहेगी और उसके जायज़ वारिस के नाम पर जाएगी। तुम्हें हमें पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो बाद में हमने फिर ये प्लान किया, जब तुमने जस्टिन को देखा कि इसको बुलाया जाए, इससे चोरी करवाई जाए, जब पैसा हाथ में आ जाए तो इसको यहाँ से धक्के मार के भगाया जाए और हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन अब देखो लिलियन, मुश्किल ये है कि अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ से चला भी जाता हूँ तो यहाँ की पुलिस हमेशा ज़िंदगी भर मुझे ढूंढते रहेगी, वो मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि मैंने कसम खा रखी है, अब भाई मैं तो रिलीजियस आदमी हूँ, अब अगर ये पैसे मैं अपने पास में रखता हूँ तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो उन्होंने एक टिकट ला के रखा था, उन्होंने कहा कि ये टिकट है, कुछ पैसे मैं तुमको देता हूँ, इस डिवोर्स पेपर पे साइन करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा तुमको कुछ और मिलने वाला भी नहीं है। बदले में मैं ये पेपर्स टिमोथी को दूंगा, उसको समझा दूंगा कि भाई तुमने इस तरह से साइन किया, उसकी ज़िंदगी से तुम हल हो गई, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिन रात तो वैसे ही बिजी रहता है, तो उसको इस बात का क्या फ़र्क पड़े। तुम्हारे पीछे कोई पुलिस वगैरह नहीं लगेगी, तो अपनी चैन की ज़िंदगी जियोगी, तुम्हारी उम्र में भी क्या है,
तुम कहीं बाहर जाओ, अपनी नई ज़िंदगी को तलाश करो। देखो भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करती हो तो फिर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि इस चोरी में तुम्हारा भी हाथ था। तुम सोच सकते हो उसके बाद में क्या होगा। खैर लिलियन के पास कोई चारा नहीं था, वो चुप रह गई। तो उन्होंने कहा कि देखो लिलियन, तुम्हारे कहने पर ही मैंने आज जस्टिन को बुलाया था, एक फेक एम्प्लॉयर के नाम से। वो इंटरव्यू भी मैंने ही कैंसिल करवाया था। तो जस्टिन तो बेचारा वैसे ही फंसा और यहाँ से वो चला गया। अब तुम्हारे साथ भी यही कुछ होने जा रहा है, पर तुम्हारी कंडीशन फिर भी ठीक है, तुमको काफ़ी कुछ पैसा मिल रहा है और फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह भी तुम्हारे पास है, तो ये सब रह के तुम चैन से रह सकती हो। अब लिलियन के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने पेपर्स पे साइन किए, वहाँ से वो चली गई। जब वो चली गई तो उन्होंने सारे पैसों को उठाया और वहाँ से वो अपने खुद के कैबिन नाम की एक जगह थी जहाँ वो रहा करते थे, वहाँ वो पहुँचे। सारे पैसों को उन्होंने एक लॉकर के अंदर में रख दिया, उसको लॉक कर दिया। उनका कोई इरादा नहीं था कि ये पैसे लेकर वापस वो टिमोथी के पास जाएं, क्योंकि उनके पास में एक का रेसिग्नेशन लेटर था, दूसरा का डाइवोर्स पेपर था। उसको वो बताने जा रहे थे कि ये सारे मामले में दोनों का हाथ था, पैसे लेकर भाग गए। पैसे तो वो नहीं बचा पाई, ये चीज़ें लेकर आए हैं। भाई एक चोर नौकर जिससे आपको रेसिग्नेशन मिल गया, और एक ऐसी बेवफा वाइफ जो आपकी ज़िंदगी में थी, जो आपको छोड़कर चली गई। अब अपनी रिसर्च आप आराम से करते रहिए, वो खुशी खुशी इस बात को मान जाएगा। अब वो अपने मंसूबे बना ही रहे थे कि वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ने घर की तलाशी ली, लॉकर में पैसा मिल गया, उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा। अब वो कहना चाह रहे थे कि भाई ये काम मैंने नहीं किया था, लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि अगर पैसे आपके पास हैं और आपने लॉकर में डाल के रखे हैं तो सीधी सी बात है आपकी नीयत तो कोई ठीक नहीं थी। तो उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया गया। अगले दिन टिमोथी किसी के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस से आ गए थे। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मैं जिस तरह से लिटरेचर पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, उसमें बिजी रहता था। ऊपर से ये प्रॉपर्टी के लिए उस फ्लेमिंग को मेरे सर पे लाद दिया गया था मेरे फादर के थ्रू। अपने दिल से मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाता। ठीक है, मैं स्कॉलर हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी को भी तो मैं देखना चाहता हूँ। दोनों बातें नहीं हो पाती थी। मैं दोनों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया। अब देखो ये सारा पैसा मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको तुम लेकर जाओ, यूएस जाओ, अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। तुम पे जो झूठा चोरी का इल्ज़ाम तुम्हारे अंकल ने लगाया था, वो भी अब शायद तुम हटा पाओगे इससे। ये अभी तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। बाकी मैं तुमको थैंक्स कहता हूँ कि तुमने यहाँ आके मेरी मदद की थी। और वो जो बात कर रहे थे वो जस्टिन से बात कर रहे थे। जस्टिन वो पैसे लेकर फिर वहाँ से चले गए। तो ये था